तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सोनू आरबीएसई एंड सीबीएसई क्लासेज में। हम जो 10th क्लास है उसके साइंस के चैप्टर्स की सीरीज़ को कंप्लीट कर रहे थे और अभी हम जो हमारे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 है और केमिस्ट्री की सीरीज़ में आता है उसको हम देख रहे थे। जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने देख लिया था कि जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया है, भौतिक अभिक्रिया है और रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन है, उसके बारे में लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था। और हमने ये भी देख लिया था कि भौतिक चेंजेस है उसमें हमें क्या चेंज देखने को मिलेंगे जो हमारी डेली यूजेस में होंगे, मतलब जो हम रोज़ के परिवर्तन हमारी जो पूरी दैनिक चर्या में देखते हैं, दैनिक जो हमारी दिनचर्या है उसमें जो परिवर्तन देखते हैं उसमें कौन से हमारे भौतिक परिवर्तन होंगे और कौन से हमारे रासायनिक परिवर्तन होंगे। इसके बारे में हमने हमारी जो लास्ट वीडियो है उसमें देख लिया था। और अभी हम इसके बाद में जो रासायनिक समीकरण है उसके बारे में देखेंगे। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, रासायनिक समीकरणों को लिखना, उनके बारे में देखेंगे। और अगर आपने अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर ले। प्लेलिस्ट का नाम क्या मिलेगा आपको? साइंस 10th क्लास एनसीईआरटी। उसमें जितने भी आपके एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं वो सभी आपको क्रम वाइज मिल जाएंगे। अभी हम देखेंगे रासायनिक समीकरण, इसके बारे में। रासायनिक समीकरण क्या होंगे? जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया है उसको समीकरण रूप में हम लिख देंगे। इससे हमें क्या मिलेगा? इसके बेनिफिट है वो क्या देख सकते हैं? रासायनिक समीकरणों के द्वारा क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया को सरल बनाया जा सकता है। रासायनिक अभिक्रिया को सरल बनाया जा सकता है तथा क्या होगा? जो रासायनिक सूत्र है तथा इसके अंदर हम जो रासायनिक सूत्र है उसका प्रयोग करते हैं तथा रासायनिक सूत्रों द्वारा इसको समझा जा सकता है। समझ में आ गया? अभी ये चीज़ आप एक डेफिनेशन देख लो और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले पिछली देखो फिर ये देखो। डेफिनेशन आई होप सबको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में हम देखेंगे कि जो हमारे रासायनिक समीकरण है वो, जैसे रासायनिक सूत्र आप सभी समझ गए होंगे। जैसे हम कार्बन है, कार्बन को हम शब्दों में तो ऐसे लिख सकते हैं लेकिन जो रासायनिक सूत्र है उसमें कैसे लिखेंगे? हम इसके जो सिंबल्स है उसको लिखेंगे। आपको जो जितने भी रासायनिक सिंबल्स है सभी याद करने हैं। कार्बन हो गया या फिर जो आपके ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हम और लिख सकते हैं। ये होंगे हमारे पास रासायनिक सूत्र है, इसके द्वारा हम इसे लिखेंगे। जैसे कोई हमारे पास रिएक्शन है 2H2O और ये है 2H2 + O2। रिएक्शन ये उल्टी है लेकिन हम जो एरो है वो आपकी हमेशा ऐसी होनी चाहिए। देखो, जैसे आपके पास कोई रिएक्शन है C + O2, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम जला रहे हैं तो वो क्या होगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। जो एरो है इसका प्रयोग हम आगे देखेंगे किस प्रकार से एरो के इधर कौन सी चीज़ लिखेंगे और एरो के दाईं तरफ और एरो के बाईं तरफ कौन कौन से एलिमेंट्स लिखे जाएंगे वो हम आगे देखेंगे। अभी हम देखेंगे कि जो रासायनिक समीकरण है उसको लिखने का तरीका, कि रासायनिक समीकरणों को लिखने से उसका क्या तरीका है वो देख सकते हैं हम। कि पहला क्या होगा इसके लिखने से? जो समय है, समय की बचत होगी। और जो रासायनिक अभिक्रिया है उसकी क्या होगी? पूर्ण जानकारी। और क्या होगा? जो रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक समीकरणों द्वारा जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको हम सरल रूप में लिख सकते हैं। सरल रूप में समझना।
ठीक है, सबको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं कि ये हमारे पास एग्जाम्पल है कोई, इसमें हमने देखा कि कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति हम क्या कर रहे हैं, जो कार्बन है उसको जला रहे हैं। ये तो हमने लिख दिया जो रासायनिक अभिक्रिया है उसके रूप में, मतलब शब्दों के रूप में। अभी हम इसे रासायनिक समीकरण के रूप में लिखेंगे। पहले देखो, जो कार्बन हो गया, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इसको कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर क्या होगा, यहाँ पे आपको लिखना है कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड। सेम चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे कि कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी इस चीज़ को, जो हमने इसे शब्दों के रूप में रासायनिक समीकरण को इसको लिखा है, इसको क्या हम और सरल तरीके से लिख सकते हैं? तो बताओ यस, इसको हम क्या है और भी सरल तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन का हमारे पास रासायनिक सूत्र क्या होगा, C प्लस ऑक्सीजन का क्या होगा, O2। ठीक है, कार्बन का हो गया C, ऑक्सीजन का हो गया O2, और अभी जो एरो है वो लगाओ और CO2। CO2 किसका होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका होगा। एक तो हमने शब्दों के रूप में जो रासायनिक समीकरण है उसको लिख दिया है, और शब्दों के रूप में न लिखकर इसको अगर और सरल तरीके से लिखे, अभी हमने पीछे क्या देखा था कि जो रासायनिक समीकरण है, एक तो समय की बचत कर रहे हैं, समय की बचत कर रहे हैं क्योंकि अगर रासायनिक समीकरणों को हम सूत्रों के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, कम समय लगेगा। पूर्ण जानकारी हमें यहाँ पे पूरा पता चल रहा है कि ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, इसको कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम जला रहे हैं तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वो हमारे पास प्राप्त हो रही है। और क्या है, इसमें सरल रूप से समझना, सरल रूप से सबको समझ में आ रहा है। तो जो रासायनिक समीकरण है उसको लिखने का तरीका आप समझ गए। इसके बाद में हम देखेंगे कि रासायनिक समीकरणों में अवयव, कि रासायनिक समीकरणों में कौन कौन से अवयव होंगे। तो इसमें हम देखेंगे जो रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का तरीका, कौन कौन से तरीके होंगे जो रासायनिक अभिक्रिया में होंगे। पहला होगा अभिकर्मक, नंबर 2 होगा आपका उत्पाद, नंबर 3 होगा अभिक्रिया की दिशा, कि कौन सी दिशा में अभिक्रिया चल रही है। ठीक है, तीनों चीज़ आप समझ गए होंगे। अभी अभिकर्मक क्या होगा, जैसे आपके पास ये रिएक्शन है C प्लस O2, क्या हुआ, CO2। ठीक है, ये हमारे पास कोई रिएक्शन है, इसमें अभिकर्मक क्या होगा, उत्पाद क्या होगा, और अभिक्रिया की दिशा क्या होगी। जो एरो है वो हमें अभिक्रिया की दिशा दिखा रही है कि ये RHS है, वो आपका LHS है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, ये चीज़ आपको पता है। तो अभिकर्मक क्या होगा, इसमें कार्बन है। ठीक है, आप एक चीज़ देखो कि कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर क्या मिल हमारे पास आ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो रही है। अगर हम क्या करें, जो ऑक्सीजन है, चलो ये ऑक्सीजन है, इसे हम नहीं लेंगे, केवल कार्बन को जलाएंगे बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा, नहीं होगा। तो ये जो है ना, ये हो गया हमारे पास ऑक्सीजन क्या हुआ, अभिकर्मक हो गया है। ठीक है, और जो अभिकर्मकों से क्या मिल रहा है, उत्पाद बन रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये क्या है, अभिकर्मक, ये हो गया हमारे पास उत्पाद। अभिकर्मों से मिलकर क्या बन रहा है, हमारे पास उत्पाद बन रहा है। वो चीज़ सबको आपको नोट करनी है और ध्यान रखनी है। और जो ये है एरो, ये क्या है, अभिक्रिया की दिशा है।
ठीक है, एक बार वापस समझो, हमारे पास कोई भी एक रासायनिक समीकरण है वो हमें दिया हुआ है, जैसे कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम जला रहे हैं, तो हमें इसमें ये डिनोट करना है कि इसमें अभिकर्मक क्या होंगे, उत्पाद क्या होंगे, और जो हमारी अभिक्रिया की दिशा है वो क्या होगी। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास, एक बार आप ऐसे मानो कि जो दो एलिमेंट्स मिलकर कोई एक नया एलिमेंट्स बना रहे हैं, मतलब जो हमारे पास दो यहाँ पे तत्व है, ठीक है, कार्बन है ऑक्सीजन है, वो दोनों मिलकर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो दो जो मिलकर बना रहे हैं वो क्या होंगे, वो हमारे पास अभिकर्मक हो गए, जो दो है। बिना ऑक्सीजन के केवल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन सकती, इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो ये हो गए हमारे पास अभिकर्मक, और जो ये है अभिकर्मों से जो प्राप्त हो रहे हैं वो क्या होंगे, हमारे पास उत्पाद होंगे। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, अभिकर्मक में क्या लिखोगे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ। और जो उत्पाद है वो क्या होंगे, अभिकर्मों से मिलकर क्या बनेंगे, उत्पाद। मिलकर उत्पाद का निर्माण होता है, ठीक है। और जो अभिक्रिया की दिशा है वो आप सबको पता चल गई है। इसके बाद में हमारे पास एक और आता है, उसे हम बोलते हैं उत्प्रेरक, ठीक है, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक में आपको केवल समझने की जरूरत है, ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, लेकिन इसके द्वारा अभिक्रिया पूर्ण होती है और अभिक्रिया में इसकी ज़रूरत होती है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, उत्प्रेरक। अभी एक आपके पास रासायनिक अभिक्रिया जैसे मैग्नीशियम है, ठीक है, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या है, जला रहे, जो मैग्नीशियम की छड़ होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जला रहे, तो हमारे पास क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या हुआ है, निर्माण। अभी हम इसे किस में लिख रहे हैं, जो रासायनिक समीकरण है उसमें लिखेंगे Mg। मैग्नीशियम का सबको फॉर्मूला पता होगा और ऑक्सीजन का सबको पता है O2। ये हो गया हमारे पास MgO, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी जो Mg प्लस O2 है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, वो यहाँ हमारे पास किसका कार्य कर रहे हैं, वो कर रहे हैं अभिकर्मक का, ठीक है। और जो MgO है वो हमारे पास कार्य कर रहा है उत्पाद का। ये चीज़ सबको समझ में आ गई होगी। अभी हम जो रासायनिक अभिक्रिया है उसके प्रकार देखते हैं कि ये कितने प्रकार की हो सकती है, जो रासायनिक समीकरण है, सॉरी, उसके प्रकार। एक तो होंगे हमारे पास संतुलित और दूसरे होंगे असंतुलित। संतुलित आप सभी जानते होंगे कि वो संतुलित रहेंगे, ठीक है। संतुलित में हम कैसे देखेंगे, जैसे आप ये चीज़ देखो, हमारे पास कोई समीकरण है 2Mg प्लस O2, ये हो गया 2MgO। अभी आप सोच रहे हो कि यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, अगर हम यहाँ से 2 हटा दें, ठीक है, तो ये क्या गलत हो गया, यस ये गलत हो गया, ये अभी संतुलित समीकरण नहीं रहा, ये हो गया आपका असंतुलित। कैसे, क्योंकि यहाँ से 2 हटाने पर ये असंतुलित हो गया। असंतुलित का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जितने परमाणु आपके अभिकर्मक के हैं, ठीक है, उतने ही परमाणु आपके उत्पाद के भी होने चाहिए। जैसे आपका जो अभिकर्मक है Mg है आपके पास 2 म्यू मान लो आप, और ऑक्सीजन आपके पास 2 म्यू। सपोज करो, एक केवल सपोजेबल काउंटेबल है वो देख लो। और जो आपके पास MgO है वो हो गया आपके पास कितने, 3 म्यू। तो इन दोनों को कैलकुलेट कर दो, ये हो गया हमारे पास 4 म्यू। अभिकर्मक हो गए पूरे 4 म्यू, और जो उत्पाद है वो हो गया हमारे पास 3 म्यू। तो ये सेम है, ये सेम नहीं है। अगर ये 4 म्यू होगा तो ये क्या होगा, संतुलित समीकरण होगा।
अभी देखेंगे हम संतुलित समीकरण और जो असंतुलित समीकरण है उसके बारे में। संतुलित समीकरण में मैंने आपको बता दिया है, इसमें अभिकर्मक है वो जैसे आपके पास जितने अभिकर्मक इधर है उतने ही अभिकर्मक उस तरफ भी होने चाहिए। जैसे आप ले लो कार्बन प्लस O2, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं, क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन के जो परमाणु क्रमांक है वो कितने होंगे? 12। ऑक्सीजन के होंगे 2 × 16। 2 कैसे? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की हमारे पास 2 मात्रा है। ये कितने होंगे? 16 दूनी 32 प्लस 12, ठीक है। और ये होंगे हमारे पास 12 प्लस 2 × 16, 32। 12 प्लस 32, 12 प्लस 32, ये क्या है? ये दोनों संतुलित है, मतलब इधर जितने आ रहे हैं उधर भी उतने ही आ रहे हैं, तो ये क्या है? संतुलित अभिक्रिया है। और इधर देखिए हम 2MgO है, 2Mg प्लस O2, 2 अणु मैग्नीशियम के हैं हमारे पास, उसे हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं और हमारे पास एक अणु मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्राप्त हो रहा है। जो उत्पाद है वो केवल एक अणु में है, तो ये क्या सही है? नहीं, ये गलत होगा। जैसे आप मान लो आप बाज़ार गए, ठीक है, आप बाज़ार में जैसे आपने जो आपका ये मान लो अभिकर्मक, ये हो गया आपका उत्पाद। आपने क्या है, जो दुकानदार है उससे आपने मांगे 2 किलो आलू, 2 kg आलू, और उसने आपको कितने दिए? उसने आपको दिए केवल 1 kg आलू। तो ये गलत हो गया ना। वैसे ही ये असंतुलित है, जैसा आप मांग रहे हो वैसा आपको नहीं प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर ये भी हमारे पास असंतुलित अभिक्रिया होगी। तो इसकी हम डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? पहले वो देखो आप, इसी से डेफिनेशन बन रही है, तो डेफिनेशन हम लिख सकते हैं रासायनिक समीकरण में हमारे पास जितने अणु अभिकर्मक के हो, अगर उतने ही उत्पाद के प्राप्त हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे संतुलित समीकरण है वो। और अगर जो रासायनिक अभिकर्मक है, इसमें क्या होगा? जो अभिकर्मक है, कर्मक व उत्पाद दोनों दोनों के अणु क्या है? असमान है। दोनों के अणु असमान है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे असंतुलित समीकरण। अभी एक एग्जाम्पल हम और देख सकते हैं कि वापस देखो, एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करो। इसमें क्या होगा? एक है हमारे पास कार्बन प्लस O2, कार्बन को जो ऑक्सीजन है उसकी उपस्थिति में हम जला रहे हैं, हमारे पास प्राप्त हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ हमारे पास क्या है? जो कार्बन है उसके परमाणु क्रमांक है 12, ऑक्सीजन के होंगे हमारे पास 16, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की हमारे पास कितनी है? 2 मात्रा है, मल्टीप्लाई 2, तो ये होंगे हमारे पास 32, ये होंगे 32 प्लस 16, ये होंगे हमारे पास 44। और यहाँ पर हम देखिए कार्बन हो गया हमारे पास 12, ऑक्सीजन हो गया 16 और 2 अणु है, तो इसे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 12, 32 × 44। तो ये क्या है हमारे पास? ये संतुलित समीकरण है या असंतुलित है? वो चीज़ आप बताओ जल्दी कमेंट बॉक्स में। ये होगा हमारे पास संतुलित
लिट। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास संतुलित। अभी असंतुलित देखिए, असंतुलित में क्या होगा, दो अणु है, चलो दो अणु छोड़ो, दो ले लो, दो ले लो हमारे पास कार्बन के और O2, ये हो गया हमारे पास CO2। अभी कार्बन के परमाणु क्रमांक हो गए 12, लेकिन अणु कितने हैं, अणु है हमारे पास 2। तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 12 × 2 प्लस 16 × 2। ये क्या हो गया हमारे पास 12 प्लस 16 × 2, ये हो गया 32 प्लस 12, और ये क्या होंगे हमारे पास 24 प्लस 32। अभी दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, जो ये कार्बन के इधर वाले अणु है वो उधर वालों से ज़्यादा आ रहे हैं। अगर इन दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे और जो कैलकुलेशन में जो हमारे पास काउंट है, जो संख्या प्राप्त हो रही है, वो संख्या अगर आपके उत्पाद के बराबर है तो ये क्या हो गए, ये संतुलित समीकरण होंगे। लेकिन अगर वो संख्या आपके उत्पाद के बराबर नहीं है तो वो कौन सा समीकरण होगा, वो होगा आपका असंतुलित समीकरण। और इसमें क्या होगा, ये तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद में हम देखेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जो आपके संतुलित है, जो आपके रासायनिक समीकरण है, वो हमेशा द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर कार्य करते हैं। मतलब क्या होगा इसमें, चलो आप लिख लो, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया से समीकरण में समीकरण बनाने पर न तो इसमें द्रव्यमान मान की संख्या बढ़ेगी, क्या होगा, न तो इसमें द्रव्यमान की संख्या बढ़ेगी और ना ही नष्ट होगी। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। जो रासायनिक समीकरण है वो आपके ऊर्जा संरक्षण के नियम पर कार्य करेंगे। जैसे आपका कार्बन हो गया प्लस O2 हो गया, ये क्या हो रहा है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर इसका परमाणु क्रमांक हो गया हमारे पास 12, 16 × 2, ये क्या हो गया 12 प्लस 16 × 2। अगर यहाँ पे क्या है, अगर इस चीज़ में यहाँ पे जो 12 है, सॉरी यहाँ पर नहीं, जो यहाँ पर आप 12 मान रहे हो, वो अगर यहाँ पे क्या है, ये समीकरण, ये जो रासायनिक क्रिया है, ये होने पर जो ये 12 है, ये कभी भी यहाँ पर आपका 11 या फिर और कोई संख्या में बदलाव नहीं होगा। ये जितना है उतना ही रहेगा। ऊर्जा संरक्षण का नियम वही बोल रहा है कि इसमें न तो द्रव्यमान की संख्या कभी कम होगी या कभी बढ़ेगी, न तो जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें द्रव्यमान की संख्या कभी कम होगी रासायनिक समीकरण में, और न ही वो कभी बढ़ेगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अभी हम जो अनुमान विधि है, मतलब हीट एंड ट्रायल विधि है, उसके बारे में देखेंगे। ये क्या है, आपका जो ऊर्जा संरक्षण के नियम है, ये रासायनिक संरक्षण पर आधारित होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जो आपका असंतुलित समीकरण है, जो असंतुलित समीकरण है, इसको हम कंकाल विधि या कंकाल समीकरण वो भी बोल सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्योंकि एग्जाम में क्या है, वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो यूनिक होंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो क्वेश्चन सबसे अलग होंगे, सबसे हटकर होंगे, वो क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको असंतुलित समीकरण न मिलकर अगर कंकालीय समीकरण मिल जाए तो आपको ध्यान होना चाहिए कि वो असंतुलित समीकरण ही है। और जो आपको हीट एंड ट्रायल विधि है, वो अगर न मिलकर अनुमान विधि मिल जाए तो आपको ध्यान रखना है वो हीट एंड ट्रायल विधि ही है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ तक हमने जो ऊर्जा के जो आपका
जो रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित करना हमने थोड़ा बहुत देख लिया है कि इधर कितने होंगे तो उधर कितने होंगे, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसे हम डिटेल में जो आपकी नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम देखेंगे, और जो रासायनिक समीकरण है इसके बारे में, और जो संतुलित और असंतुलित समीकरण है उसके बारे में भी हमने इस वीडियो में देख लिया है। तो आज के लिए इतना ही, और हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसे हम इस चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। और जिस टॉपिक में या फिर जिस चीज़ में आपको यहाँ पर दिक्कत आई है तो वो क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि आपका बताने का फ़र्ज़ है और उस चीज़ को हमारे द्वारा सॉल्व करने का हमारा फ़र्ज़ है। क्योंकि आपको टारगेट लेकर चलना है 95 प्लस। जो आपकी 10th बोर्ड है उसमें परसेंटेज होने चाहिए आपके 95 प्लस, क्योंकि आप किसके द्वारा पढ़ रहे हो, SRC। आपकी जो सोनू आरबीएसई एंड सीबीएस क्लासेज है उसके द्वारा पढ़ रहे हो, आपको यहाँ पर मिलेगी जो बेस्ट फैकल्टी है वो। लेकिन आपको क्या करना है, जो नियमित क्लास है वो लेनी है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और सभी वीडियोज़ हैं वो देखनी है। जल्दी आपकी क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। और इसके अलावा भी आपको किसी चीज़ में दिक्कत है तो आप हमें बताएं हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।